किसी भी एंगेजमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप उसके ऑब्जेक्टिव को समझें। सवेरे हम लोग घर से निकले, बस पकड़ते रहो, जाते रहो, जिंदगी खत्म हो जाएगी, रास्ते खत्म नहीं होंगे। तो सवेरे आप अपने माइंड में एक इमेज बनाते हो कि हमें टॉपर्स जाना है, टॉपर्स पहुंचना हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए आप टॉपर्स पहुंच जाते हो। तो जितने भी एंगेजमेंट होते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, सबका क्या होगा, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होगा। बताइए, क्या हम ऑडिट पे जा रहे हैं? बताइए, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव कहां पे? अब देखो, हम इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां बैठे हुए हैं, अगर मैं बोलूं कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अपने आप सेट कर लो, तो कोई बोलेगा प्रॉफिट अर्न करना मेरा ऑब्जेक्टिव है, कोई बोलेगा सोसाइटी को सर्विस देना मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो बताइए, हमारे ऑब्जेक्टिव पर्सन टू पर्सन डिफर हो जाएंगे। तो ऑडिट में क्वालिटी और स्टैंडर्ड कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए जो हमारा रेगुलेटिंग बॉडी है आईसीएआई, वो हमें कहता है कि देखिए, हम सब लोगों का ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए। और उसने हमें क्या दिया? एसए 200। और उसने कहा, देखिए, मैं बोलूं कि आप चाहे नॉर्थ इंडिया के सीए हो, चाहे आप साउथ इंडिया के सीए हो, कहीं के भी सीए हो आप, जब आप एक ऑडिट एंगेजमेंट में जाते हो, जब आप ऑडिट पे जाते हो, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, वो हम सेट करेंगे। और इन्होंने इससे 200 में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात की थी, है ना? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। क्या आप मुझे एक बात बताओगे, जो इससे 200 है, क्या एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है या जनरल है? जनरल है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ये जनरल है। कुछ स्टैंडर्ड ना किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए आएंगे और कुछ होंगे जनरल। तो बताइए, जनरल तो हर जगह हमें यूज करना होगा, और जो स्पेसिफिक होगा, अगर वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वहां एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वहां काम आएगा। तो स्टैंडर्ड दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल और एक होगा स्पेसिफिक। भरत सेकंड वॉल्यूम प्लीज। तो 200 में हमें क्या? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। इससे 210, इससे 210 हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि देखो, किसी भी एंगेजमेंट में जाने से पहले आप अपने टर्म्स कंडीशन को पहले से ही अग्री करा लो, इससे पहले कि कल को वहां पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, आपस में डिस्प्यूट हो जाए क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में, तो आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले, ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले प्री कंडीशन लगा दो, अग्री कर लो अपने टर्म। सब चीज लॉजिकल है। बताइए, 210 ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले या बाद में? पहले। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आप अपने टर्म्स को क्या करा लीजिए? अग्रीइंग द टर्म्स। लॉजिक लगा के करोगे ना, आराम आराम से याद हो जाएगा। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये नोट कर लिया था हम लोगों ने। अब देखिए, इससे 220 कहता है कि भाई, अच्छा, आपको क्या लगता है केपीएमजी बैलेंस शीट साइन करती है? ऑडिट रिपोर्ट केपीएमजी साइन करती है? नहीं, पार्टनर करता है। अरे, केपीएमजी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो साइन कैसे करी? वो तो फर्म है। तो जब आप ऑडिट करने जाओगे ना, मान लो आप पीडब्ल्यूसी में हो, आप डिलॉयट में हो, तो आप जब ऑडिट करने जाओगे तो आप ही साइन करोगे ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फॉर डिलॉयट हैस्किन एंड सेल करके नाम आएगा उसका पूरा, फर्म का एफआरएन नंबर आएगा, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर। उस फर्म के बिहाफ पे साइन कौन करेगा? आप करोगे। आप कौन हो? जिसने उस ऑडिट को किया है। ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? आपकी थी। आप कौन हो? एंगेजमेंट पार्टनर। उस ऑडिट के लिए आपको क्या किया गया था? ईटी बनाया गया था, एंगेजमेंट पार्टनर। उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। देखा है ना, सेना में मूवी में देखते हैं हम लोग, एक ऑफिसर होता है जिसको इंचार्ज बनाया जाता है, उसकी जिम्मेवारी होती है। तो उस पर्टिकुलर ऑडिट की जिम्मेवारी जिस पर्सन की होगी, वही एंगेजमेंट पार्टनर है। और उसको क्या मेंटेन करना है? क्वालिटी कंट्रोल। याद रखिएगा, आप देखिए, किसी बड़े अच्छे, कहीं भी चले जाओ आप,
किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ रात को 11 बजे के बाद और आप उसको बोलो सर मुझे खाना चाहिए, वो कहेगा सर नहीं देंगे। हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे जो बंदे हैं ना निकल गए, हम 11 बजे तक आखिरी सर्विस लेते हैं। रेडी पे चले जाओ, कहेगा 12 बजे पहुंच जाओ, कहेगा कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे आपके लिए। उसके लिए क्वालिटी कंसर्न नहीं है। लोग सीए के पास क्यों आते हैं? क्वालिटी। तो इससे 220 क्या बोलता है? क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी किसका? क्वालिटी कंट्रोल। ये ऑडिट लेवल की बात करता है। ये किसी पर्टिकुलर ऑडिट लेवल की बात करेगा। और एसक्यूसी 1 क्या था? फर्म लेवल की, वो पूरे फर्म लेवल की। चलिए, तो 220 मैंने आपको मेंशन करा दिया था। इससे अच्छा तो बताइए, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव एक्सेप्ट करने से पहले टर्म्स एग्री कर लो, और जो भी एंगेजमेंट पार्टनर है वो इंश्योर करे कि उस ऑडिट में वो क्वालिटी इंटेक्ट रखेगा। अब सोचिए, अब क्वालिटी क्या? तो इंस्टीट्यूट ने खुद अपना रूल बुक बना रखा है। इससे बढ़िया तो कोई पेपर ही नहीं है। सब कुछ इंस्टीट्यूट ने मेहनत करके आपको दे दिया है, आपको सिर्फ फॉलो करना है। आता समझ में? 230 बेटा याद रखिएगा, आपको अपना, आपने देखिए ऑडिट के ना कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। बोलो, ऑडिट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, और उस बेसिक प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना होता है ना। मेरी लाइन कहां गई यार? इतने सारे फाइल खुले हुए हैं। चलो, तो हमारे, हाँ, तो हमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करना होता है। मैंने बेसिक प्रिंसिपल फॉलो किया है या नहीं किया, मेरे पास रिकॉर्ड मेंटेन होगा। अब जैसे मान लो आप रात को 8 बजे घर पहुंच रहे हो, है ना, अब आप प्रोफेशनल हो गए हो, है ना, तो आप जब घर पहुंचते हो तो घर वाले ये भी तो शक करते हैं आपके ऊपर, जाता कहां है ये? नहीं करते? बड़े अच्छे घर वाले हैं, करना चाहिए उनको। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो होना चाहिए, अलर्ट अलर्ट। कई बार घर वालों को थोड़ा ड्यू डिलिजेंस भी करना चाहिए, है ना। तो बताइए, अगर घर पहुंचे और दादी ने कहा हमारे जमाने में भी स्कूल हुआ करते थे, हम 10 बजे जाते थे, 2 बजे आ जाते थे, 4 बजे आ जाते थे, तो बताइए आप अपनी बेगुनाही कैसे प्रूफ करोगे? दादी देखो, एक तो हम वैसे ही परेशान है ना। 2 लड़कियां कल अपने फाउंडेशन के टीचर को मिली रिसेप्शन पे, और उनका दर्द झलक गया, है ना, दर्द झलक गया कि सर यहां तो फाउंडेशन से बिल्कुल उल्टा है ना। क्यों? यहां रिसीवर डेबिट उल्टा हो गया, सब वही है। जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे, स्ट्रेस लेवल बेटा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जिंदगी का यही नियम है। दर्द तभी खत्म होगा जब आप मर जाओगे। जब तक जिंदा हो दर्द होगा, दर्द के रूप अनेक होते जाएंगे, बदलते जाएंगे, सिचुएशन बदलता जाएगा, है ना। तो बहुत किसी को दर्द लग रहा है तो सीए छोड़ दो, घर बैठ जाओ, सिंपल सी बात है। आप चाहते हो आसमान पे चढ़ना और साइकिल लेके जाओगे तो नहीं चढ़ोगे, आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो दादी ने कहा कि तू करती क्या है, हमसे तो कोई पूछता नहीं। लड़का लेट आता है तो लोग कहते हैं पढ़ के आ रहा होगा, लड़की लेट आती है तो लोग डाउट करते हैं, समाज ऐसा ही है। तो आप कहोगे देखो 8:30 से 10:30 टॉर्चर क्लास, ऐसे ऐसे बता के आप समझाओगे। बताइए, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन था ना, आपने सारा शेड्यूल शेयर कर दिया, सामने वाले के मुंह में ताला बंद हो गया। तो याद रखिए, हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। कल को अगर कोई ये कहे कि तुमने ऑडिट के बेसिक प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए थे, तुमने ऑडिट लापरवाही से कर दिया, तुमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन नहीं किया, इंडिपेंडेंसी को ब्रीच किया, तुमने बस आओ देखो हमने क्या क्या किया। क्या मेंटेन करेंगे? कितने डॉक्यूमेंटेशन? 230 बताएगा। अरे ये स्टैंडर्ड हमारी मदद करने के लिए है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन याद हो रहा थोड़ा थोड़ा? आप ये मत सोचो कि 3 दिन से मैं आपको स्टैंडर्ड हटवा रहा हूं। सिलेबस तो हम लोग 30 दिन में खत्म कर देंगे यार, अगर खत्म करने की बात हो तो। लड़ाई वहां है जहां बच्चों को दिक्कत होती है। तो 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद देखो, इससे 240 ना प्योर आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन इसके छींटे पड़े हैं हर चैप्टर में, काफी जगह पे। 240 क्या कहता है कि देखो, वैसे तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव
फ्रॉड पकड़ना नहीं होता, हम वहां फ्रॉड पकड़ने नहीं गए हैं, हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी ओपिनियन देने गए हैं। रास्ते में ना सोचा करो, जैसे यहां से निकलते हो ना शाम को, आप सोचा करो इधर इधर इधर, ठीक है ना, सोचा करो कि हम ऑडिट पे जा रहे हैं, हम ऑडिट पे जा रहे हैं, और अपने आप से एक डमी सिचुएशन क्रिएट करो, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। विजुअलाइज करो चीजों को यार। घर जाके पता नहीं कौन बेवकूफ लोग पढ़ते हैं, घर जाके सिर्फ अकाउंट्स पढ़ो, घर जाके कॉस्टिंग पढ़ो कि क्यों विजुअलाइज नहीं कर सकते, घर जाके एफएम पढ़ो, इन सब चीजों को विजुअलाइज करो। ऑडिट पढ़ने की नहीं, करने की चीज है। तो यार जब सवेरे आते हो रास्ते में ऑडिट पे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है कि, क्योंकि मैनेजमेंट का क्लेम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है। आ रहा है समझ में। लेकिन एक बात बताओ, जैसे ही तुम रास्ते में आ रहे थे और कोई किसी को चाकू मार रहा था, क्या आप पुलिस वाले हो? नहीं, लेकिन आपकी सेकेंडरी जिम्मेवारी तो बनती है देश के लिए कि आप पुलिस को इंटीमेट कर दें। आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्राइम को रोकना नहीं है, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते सेकेंडरी लायबिलिटी तो है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो आप ऑडिट पे गए ना, क्या ड्यूटी थी आपकी, क्या ऑब्जेक्टिव था, ओपिनियन देना। लेकिन आपको कहीं फ्रॉड मिल गया तो क्या इग्नोर कर दें? तो इसकी रिपोर्टिंग कैसी होगी, इस केस में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इससे 240 बताएगा। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड। तो 240 को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, फ्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, क्योंकि मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको मैंने पूरा लिखवा दिया है ना। फ्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है समझ में। यह आपको बताएगा कि अगर आपको फ्रॉड मिल गया तो एज ए ऑडिटर आपको वहां पे करना क्या है। आता है समझ में। 250 आपको पढ़ना नहीं है नए सिलेबस में, 260 पढ़ना है, 260 पढ़ना है, 260। अरे बड़े प्यारे प्यारे स्टैंडर्ड हैं, एक दिन में 2-2 3-3 खत्म हो जाते। कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे छोटे होंगे, तो चिंता नहीं करना, बाप रे क्या हो गया। 260 इससे 260 कहता है कि कम्युनिकेशन विद TCWG। कौन है ये TCWG? दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जिनके पास गवर्नेंस का पावर होता है। मैनेजमेंट, टॉप क्लास मैनेजमेंट सुना होगा आप लोगों ने, टॉप क्लास मैनेजमेंट, जो सर्वे सर्वा होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो गवर्निंग बॉडीज होते हैं, जो एंटिटी का विजन और मिशन तय करते हैं, जो कंपनी की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, टॉप क्लास मैनेजमेंट। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 177 आपको मालूम है, 177। जो बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज होती हैं वहां पे जो ऑडिट कमेटी होता है वही TCWG होता है, मतलब ये टॉप क्लास मैनेजमेंट होते हैं। आ रहा है समझ में। तो देखिए एक ऑडिटर को ना बहुत बोल्ड होना चाहिए। ये जो क्लास में मैं आप लोगों से बुलवाता हूं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई तो टॉर्चर है। बेटा यकीन मानिए, आप अपने नॉलेज को बेचोगे नहीं तो पैसा कौन देगा, है ना। पानी को बेचना नहीं आता, देखो फ्री में मिलता है। सोना हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन उसको अपने आप को बेचना आता है। तो नॉलेज को बेचने आना चाहिए। जब आप ऑडिट पे जाओगे ना तो 260 कहता है कि आप वहां के टॉप मैनेजमेंट से ना कम्युनिकेशन रखिए। आपके ऑडिट में वो आपकी हेल्प करेंगे। हो सकता है जूनियर स्टाफ आपको कोऑपरेट ना करे, तो आप कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे उन लोगों के साथ लूप में रहिए, बात करिए उनसे, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग देंगे वो आपको, अपना विजन बताएंगे, वो आपके ऑडिट में काम आएगा। तो 260 कहता है कि हमें अपना कम्युनिकेशन किसके साथ रखना है, मैनेजमेंट के साथ। आ रहा है समझ में। इस 260 पुराने सिलेबस में नहीं था बेटा, ये मई 2024 से पहली बार हमारे सिलेबस में आया हुआ है। इससे 265 भी पहली बार आया है। ये 265 भी कुछ चैप्टर ऑडिट में हटाए गए हैं तो कुछ चीजें जोड़ा गया है।
इससे 260 रिपीट कर दूं? मैंने तो कुछ बताना ही नहीं अभी, अभी तो मैंने सिर्फ नाम लिखा है कि जब आप ऑडिट पे जाओगे तो जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जो कंपनी के गवर्निंग बॉडीज होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, उनके साथ आपको कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे कम्युनिकेशन बना के रखना है। आता है समझ में? बताइए, आप टॉपर्स में आए हो, भरत से बात करो और भगवान लाल सर से बात करो, दोनों में जो नॉलेज गेन होगा किससे ज्यादा होगा? इन द रिस्पेक्ट ऑफ टॉपर्स। टॉपर्स का गोल क्या है, टॉपर्स का विजन क्या है, टॉपर्स में रिस्क क्या है। तो जितना कम्युनिकेशन आपका टॉप मैनेजमेंट से होगा, बिजनेस के बारे में उतनी नॉलेज आपको ज्यादा आएगी, और जितना बिजनेस के बारे में अच्छे से समझोगे आपका ऑडिट उतना ही अच्छा होगा। ठीक बात है? चलिए, 265 ये हमारे सिलेबस में फिर नया आया है। कम्युनिकेटिंग deficiencies in internal control, deficiencies in internal control to TCWG, यहां एक और जोड़ लीजिएगा, एंड मैनेजमेंट। कम्युनिकेटिंग डिफिशियंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG एंड मैनेजमेंट। देखिए, कोई बताएगा इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? देखिए, हर आदमी चाहे अपने पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कंट्रोल लगाता है जिससे कि उसकी चीजें स्मूथली चलें। जैसे आपको क्लास में 8:30 बजे पहुंचना है, तो आपने उसके लिए कंट्रोल लगा रखा है कि हम टाइम से सो जाएंगे और सवेरे अलार्म लगा लिया, टाइम से उठ जाएंगे। घर के अंदर जाते ही हम लोग सबसे पहले लिफ्ट में या उससे पहले अपना मोबाइल के जो व्हाट्सएप होते हैं उस चैट को सारे को साफ करते हैं कि घर में जाके हमने दिन में जो भी कुकर्म किए वो घर वाले ना देख लें। यही करते हो ना तुम लोग? बोलो। और पूछो तो कहते हो ना बेटा सब कोई करते हो। नहीं करते तो अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही लाइन पे हो। 90% जिंदगी में मुसीबतें हम खरीदते हैं, मुसीबतें होती नहीं है, पालते हैं हम उसको। ठीक है, तो बताइए, यही कंट्रोल है ना? घर में पहुंचने से पहले सारा डिलीट करें, तो यही तो कंट्रोल है हमारे। देखिए, बिजनेस में ना कोई फ्रॉड ना हो, कोई एरर ना हो, इसके लिए मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल लगाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेंशन, डिटेक्शन और करेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनल कंट्रोल लगाता है। ठीक है ना? देखिए, हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं ना, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, क्योंकि याद रखिए हम कंप्लीट ऑडिट करते ही नहीं है। हमारा इंस्टीट्यूट कहता है, 500 में भी पढ़ेंगे हम लोग, हम तो ऑडिट सैंपलिंग बेसिस पे करते हैं, सैंपलिंग बेसिस पे। आप सोचो, एक रिलायंस का ऑडिट मैं 100% कैसे कर सकता हूं? मेरे 5 या 6 लोग टीम के इतने बड़े कंपनी का ऑडिट कैसे कर लेंगे? तो हम ना ऑडिट शुरू करने से पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझते हैं। मैंने आज तक, मेरी बेटी है 8वीं क्लास में, लोग मेरे सोसाइटी वाले कहते हैं कि यार तुम्हारे बच्चे तुम कितना डांट के रखते हो। आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी का, मैंने अपने बच्चों को आज तक नहीं डांटा, मारना दूर की बात है। सर मुझे कभी लगा ही नहीं कि उन बच्चों को कभी डांटना चाहिए। मैं यहां से जाता हूं शाम को, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनका खाने का टाइम तय है 9:30 बजे। 9:30 बजे खाना लेकर अपने रूम में जाएंगे, टीवी देखेंगे, 10 बजे टीवी बंद कर देंगे, फिर मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे थोड़ी देर। वो सब सेट है, और मैंने कोई सेट नहीं किया, उन्होंने अपने माँ बाप के डिसिप्लिन से ही सीख लिया। जैसा घर में माहौल होता है ना, बच्चे वैसे ही ढल जाते हैं। अगर हम तू तड़ा करके बात करेंगे तो बच्चे भी तू तड़ा करके बात करेंगे। मतलब मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूं। तो वैसे ही ना हर आदमी अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या लगाता है? इंटरनल कंट्रोल, कि वहां पे फ्रॉड एरर ना हो। अब एक बात बताइए, मुझे आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करना है, मैं 100% ऑडिट नहीं कर सकता, बड़ी कंपनी है सर, टाइम ही नहीं होगा मेरे पास इतना। मुझे किसी भी कीमत में सितंबर के फर्स्ट वीक तक ऑडिट खत्म करना होता है, क्योंकि एजीएम से पहले ऑडिट रिपोर्ट दे के उसको प्रिंट करा के शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो आपको ऑडिट फाइनलाइज करने के लिए 3 महीने का टाइम मिलता है, 3 से 4 महीना मैक्सिमम।
तो सोचिए इतनी बड़ी कंपनी का ऑडिट हम कैसे कर लेंगे? तो इंस्टीट्यूट ने कहा है सैंपलिंग करो, जो मटेरियल है वही देखो, जो इमटेरियल है छोड़ दो, और मटेरियल में भी सैंपलिंग करनी पड़ेगी, आपको 100% नहीं करोगे। अब एक बात बताइए, मैं कहीं पे सैंपलिंग करूंगा तो मैं पहले देखूंगा ना मेरा सैंपल साइज क्या होगा। सपोज मैं किसी कंपनी के ऑडिट पे गया और उसने पूरे साल में 1 लाख ट्रांजेक्शन कर रखे हैं सेल्स के, 1 लाख ट्रांजेक्शन पूरे साल में, नहीं पॉसिबल है मेरे लिए। मैं उसमें से सिर्फ 10,000 चेक करूं, 20,000 चेक करूं, 30,000 चेक करूं, ये उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो मेरा ऑडिट प्रोसीजर थोड़ा कम होगा, कम कर देंगे ऑडिट प्रोसीजर को। लेकिन अगर उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर को बढ़ा दूंगा। सिंपल सी बात है। मेरे घर में कोई टेंशन ही नहीं है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, मेरे को डांटना ही नहीं पड़ता। एक टाइम तो ऐसा आ गया था मुझे पता भी नहीं था मेरी बेटे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं सर, मेरी बीबी काफी है उसके लिए। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बोलो समझ लो ध्यान से। तो सबसे पहले ना ऑडिट शुरू करने से पहले हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं कि इनका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, अब आपको लगेगा क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंटरनल कंट्रोल। अपने ऑर्गेनाइजेशन में गलतियां ना हो, फ्रॉड ना हो, मिसस्टेटमेंट ना हो, उसके लिए जो सिस्टम लगाता है मैनेजमेंट, उसी को हम क्या कहते हैं। अब जैसे देखिए, आप जब जाओगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम वाउचिंग करते हैं, आज के बाद ना ये मत बोलना हम ऑडिट में चेकिंग करते हैं, चेकिंग इज द ऑर्डिनरी वर्ड, वाउचिंग करते हैं और बैलेंस शीट का वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। तो मान लो मैं कोई वाउचिंग कर रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मान लो ट्रेवलिंग का वाउचिंग कर रहा था, आपको बना के दिखाऊंगा यार वाउचर्स कैसे होते हैं। देखिए वाउचर जब उठाओगे ना तो उसमें लिखा होगा वाउचर प्रिपेयर्ड बाई रामलाल, चेक बाई श्यामलाल, अप्रूव्ड बाई मोहनलाल, पेमेंट बाई। अब सोचिए प्लीज बिहेव, 4 लोगों के नाम लिखे हुए हैं सर, यही तो इंटरनल कंट्रोल है। इंटरनल कोई कंट्रोल कोई मशीन नहीं है, हमने लोगों की ड्यूटीज इस तरीके से डिजाइन की है कि एक आदमी का काम दूसरा आदमी चेक कर ले कि अगर एक आदमी से गलती हुआ है तो दूसरा उसको करेक्ट कर ले, और कोशिश यही करनी है ये दोनों आपस में दोस्त ना हो। सीक्वेंस में हम ऐसे लोगों को रखेंगे जिनका आपस में मिलना मुश्किल, लेकिन मिल जाए तो यही वीकनेस है इंटरनल कंट्रोल का। सिस्टम के भी कंट्रोल लिमिटेशंस होती हैं। तो इंटरनल कंट्रोल कोई मशीन नहीं है कि जाकर दुकान पे आज कहोगे भैया तुम्हारे यहां इंटरनल कंट्रोल मिलता है क्या, नहीं, ऐसा कोई मशीन नहीं है। हम लोगों की अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप बताइए क्या अंबानी 9:30 बजे रिलायंस के गेट पे खड़े होकर लोगों का अटेंडेंस लेते हैं? उनका कंट्रोल इतना अच्छा है कि सब लोग 9:30 बजे पहुंच जाते हैं। कंट्रोल इज अ बिहेवियर। एक ऑर्गेनाइजेशन आपके अंदर एक बिहेवियर डेवलप कर देता है और आप उस बिहेवियर में रह के काम करते हो, ये इंटरनल कंट्रोल है। आप मंदिर जाते हो, देखो अचानक से मंदिर देखते हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं, दिस इज अ कंट्रोल। एक बदमाश भी अगर मंदिर में जाता है तो वह भगवान भगवान करता रहता है, दिस इज द कंट्रोल। तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यहां पे कंट्रोल लगा रखा है। उस कंट्रोल का काम क्या होता है कि वहां पे फ्रॉड एरर कम हो, जीरो नहीं हो सकता। कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको यह प्रूफ नहीं कर सकती कि हमारे यहां एरर जीरो है, फ्रॉड जीरो है, नहीं, हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं क्योंकि इंटरनल कंट्रोल के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर के अंदर। तो देखिए ये स्टैंडर्ड क्या कहता है कि वैसे तो इंटरनल कंट्रोल का हमसे कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, ये तो किसको लगाना है, मैनेजमेंट को। बोला करो आप लोग बीच बीच में यार, ठीक है ना, सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं चल रही कि वन में चलता रहेगा। बताइए मैनेजमेंट की ड्यूटी है, लेकिन मुझे उसको रिव्यू करना होता है, इसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे कितना काम करना है। बताइए मुझे वहां पे सैंपल साइज क्या लेना है, मुझे कितना काम रियल में करना है, डिपेंड करता है कि उनका कंट्रोल कितना अच्छा है। तो बताइए मुझे उनके कंट्रोल को समझना पड़ता है ना। अगर मैं कंट्रोल को समझ रहा हूं और वहां मुझे डिफिशिएंसी आ रही है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैनेजमेंट को इंटीमेट करूं। ये से 265 कहता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन बाहर आप मुझे कहीं डिस्टर्ब नजर आए तो मेरी ड्यूटी बनती है एज ए टीचर कि मैं आपको वहां पे टोकूं, आप मानो चाहे मत मानो, यस और नो। तो कहता है ये देखिए इंटरनल कंट्रोल का सीए से कोई मतलब नहीं, वो तो किसको लगाना है,
लेकिन इनडायरेक्टली मुझे इंटरनल कंट्रोल को समझना होता है अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाने के लिए कि मैं कितना प्रोसीजर लगाऊं। तो कंट्रोल अच्छा है तो मैं प्रोसीजर कम लगाऊंगा, कंट्रोल कम वीक है तो मैं ज्यादा लगाऊंगा। तो जब मैं कंट्रोल को अंडरस्टैंड कर रहा था तो मुझे उनका कंट्रोल में क्या नजर आया, डिफिशियंसीज नजर आई। अगर वहां डिफिशियंसीज है तो क्या करूं, चुप बैठ जाऊं? हमें इंटीमेट करना पड़ेगा। इससे 265 ये बताता हूं, इतना मस्त है ना सब कुछ। देखिए तो 265 में हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेटिंग डिफिशियंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट। और 200 सीरीज में जो आखिरी स्टैंडर्ड आपको पढ़ना है इससे 299, इससे 299। आपको पता है एक साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना, उसको एक से ज्यादा ऑडिटर भी ऑडिट कर सकते हैं। एक से ज्यादा ऑडिटर कर सकते हैं, ज्वाइंट ऑडिट। जैसे मान लो रिलायंस बड़ी कंपनी है, टीसीएस बड़ी कंपनी है, तो अगर उनके शेयर होल्डर चाहे ना तो एजीएम में एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको ऑडिट पढ़ा रहा हूं, है ना, मान लो मैं टॉपर्स को कहता हूं मेरे पास बहुत टाइम नहीं है इस दिन में, आप एक काम करो 2 टीचर रख लो। फर्स्ट वॉल्यूम मैं करा देता हूं, सेकेंड वॉल्यूम वो टीचर करा देगा। हमने क्या किया, अपने असाइनमेंट को बांट दिया। वैसा ऑडिट में भी होता है। एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के 2 ऑडिटर हो सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है, एक्सपर्टाइज मिल जाती है, बहुत सारे फायदे होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। अब सोचिए, अब 2 ऑडिटर आ गए, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी तो हो सकता है। काम को कैसे बांटा जाए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कैसे शेयर किया जाए। इंस्टीट्यूट ज्यादा चिंता क्यों करते हो, हम है ना। 299 बताएगा ज्वाइंट ऑडिट के रिस्पेक्ट में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। 299 डील करेगा ज्वाइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा 200 की सीरीज में आप लोगों को ये स्टैंडर्ड पढ़ने, काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 स्टैंडर्ड हैं जो आपको पढ़ने हैं। आता है समझ में? ये 200 की सीरीज है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताइए कहां जा रहे हो? सबसे पहले क्या देखोगे, ऑब्जेक्टिव। और ये आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एसे 200 में डिफाइन किया हुआ है। आपको हर स्टैंडर्ड की समरी बनवाई जाएगी। आपको समझना है कि कौन से स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें डील की गई हैं, और उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको इस स्टैंडर्ड को मेंशन करना होगा, जैसे आप लॉ में सेक्शन मेंशन करते हो। कुछ क्वेश्चन आएंगे जनरल और कुछ आएंगे स्टैंडर्ड बेस। आपके पेपर में 60 to 70% क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड बेस होते हैं। और ये स्टैंडर्ड कितने इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो, शुरू में मैं इसमें कितना टाइम लगा रहा हूं। और वहां अगर आपने जनरल आंसर लिख दिया, जो बच्चे लिखते हैं, स्टैंडर्ड कोट नहीं करोगे, नंबर भी जनरल ही मिलेंगे। थ्योरी में याद रखिए, अकाउंट्स में नंबर इसलिए ज्यादा आते हैं ना कि अकाउंट्स में अगर सही है आंसर तो इंस्टीट्यूट बार्गेन नहीं कर सकता। अगर आपकी बैलेंस शीट टैली है, प्रॉफिट सही निकला हुआ है, तो नंबर कैसे काटेंगे आपका वो? और अगर काटेंगे तो आप कॉपी रीचेकिंग में डाल दोगे, उस टाइम उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन थ्योरी में ना कोई बेंचमार्क नहीं होता, वो एक आधा नंबर काट के जस्टिफाई कर सकते हैं। इसीलिए अधिकतर नंबर कहां काटते हैं? थ्योरी में, क्योंकि वही स्कोप है नंबर कटने का। तो आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको कोशिश क्या करनी है, जहां वो टारगेट कर रहे हैं उसको अच्छे से खेलें। अगर बैलेंस शीट टैली नंबर कैसे काट सकते हैं यार वो? लेकिन यहां पे क्योंकि थ्योरी का ना कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता, वो कह देंगे कंटेंट थोड़ा कम था, क्वालिटी लैंग्वेज की थोड़ी गलत थी, एक आधा उड़ा देंगे। तो हमें कोशिश यहां पे करना है। तो 200 की सीरीज में हमें पढ़ना है 200, ऑब्जेक्टिव बताएगा 210, है ना। आगे चलते चलते मैं ना जैसे स्टैंडर्ड पढ़ाता हूं तो जितनी चीजें हमारे बीच में ना इंटरेक्टिव होगी उतना ही समझ में आएगा। तो लास्ट बैच तो छोड़ दो, उसमें मैंने नहीं किया था। मैं क्विज करवाता हूं ऑडिट का। जैसे आप लोगों में ना टीम बना दूंगा, मैं अपनी अपनी टीम बनाओ, और कुछ स्टैंडर्ड उस टीम को दिया जाएगा। वो टीम यहां आके प्रेजेंट करेगी, यहां बैठ के, और बाकी लोग जज होंगे, और उसके नंबर के बेसिस पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इससे पूरी क्लास जो होती है ना वो स्टैंडर्ड में हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा है।
पिछली बार जो हमें ऑडियंस मिले उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, अजीब सा बैच था वो, तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो गया, हमने कराया नहीं। तो आप हम लोग तो समुद्र हैं, आप हमसे क्या लेके जाओगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। हमें लगेगा बैच बहुत अच्छा है तो टीचर और लगेगा नहीं यार ये लोग तो वैसे ही, तो ठीक है अपना सिलेबस पूरा करो, घर जाओ। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो बताइए 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, 210 का थीम समझ में आया? ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ कंडीशन लगा लीजिए, आपस में बैठ के मीटिंग कर लीजिए कि कल को कोई डिफरेंसेस ना रहे। 220 ऑडिट में क्वालिटी कंट्रोल, 223 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 240 260 ये आप लोगों को बेटा याद करना है, ठीक है ना? अब आ जाइए 300 की सीरीज। आपके सिलेबस में 200 की सीरीज है, 300 की सीरीज है, 400 की सीरीज में एक स्टैंडर्ड आ गया है नए सिलेबस में, पहले था नहीं, एक ही आया है। 500 की सीरीज है, 600 में 1-2 स्टैंडर्ड है और 700 की सीरीज है। ये आपके कितने स्टैंडर्ड? 8 हो गए थे ना? 200 की सीरीज में 8। आइए अब 300 की सीरीज। हां जी, क्या मतलब? नए सिलेबस में आए हैं, बाकी पहले भी थे अभी भी हैं, पहले भी थे, पुराने सिलेबस में भी थे और अभी भी हैं। लेकिन जो 2 स्टैंडर्ड मैंने आपको 260 265 बताया, ये पहली बार नए सिलेबस में सीए इंटर में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको 8 पढ़ना है, ठीक है? इससे 300, इससे 300 देखिए, बताइए ऑडिट एक क्वालिटी जॉब है और किसी भी जॉब को क्वालिटी में याद रखिए। कल मैंने भगवान लाल सर से अप्रूवल ले लिया है। देखो कोई भी काम ना, जब हम लोग एक सिस्टम में काम करते हैं तो सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते, सिस्टम के इनलाइन काम होता है। मैं टॉपर्स का पिछले 15 साल में अनडिस्प्यूटेड टीचर हूं। आज तक मेरा किसी से कोई डिफरेंसेस नहीं हुए। राजीव सर हो गए, हम लोग हो गए, लोग कहते हैं इतने साल से कैसे रह गए, क्योंकि हमारे लिए टॉपर्स की लाइन बाउंड्री है। अब जैसे मैंने आपको एक दिन मार्कशीट शेयर किया था, अगर मैं आपको प्रिंट आउट बांट दूं तो कौन मुझे मना कर लेगा? वो तो आपके बेटरमेंट के लिए है। लेकिन मैं जब तक उस पर भगवान लाल सर की सहमति नहीं लूंगा, क्योंकि मान लो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, वो तो हमारे भी टीचर हैं, हो सकता है उसमें कुछ और वैल्यू एडिशन कर दे, तो मंडे ट्यूसडे को आपको एक मार्कशीट दी जाएगी। बेटा देखो, बिना गोल के ना आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते। हर चीज का ना एक टारगेट होता है। जब मूवी की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है तो मूवी में एक्टिंग कोई भी कर ले, पिक्चर हिट हो जाती है। और अगर स्क्रिप्ट खराब है तो चाहे शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन कोई भी आ जाए, पिक्चर फ्लॉप होगी। वो 460 वाला जो था ना, मैंने सर को कल सबमिट किया है। सर ने बोला सर ठीक है, मैं इसमें देखता हूं और क्या कर सकता हूं। आप एक काम करना, बच्चों को यह बोल देना कि मेरे पेपर में 200 नंबर, 200 नंबर मतलब 80 नंबर अकाउंट्स, 80 नंबर कॉस्ट और 40 नंबर एफएम। मैंने कहा सर मैंने यही किया है, यही तो लिखा था मैंने, 80 नंबर अकाउंट्स, 80 नंबर कॉस्ट और 70 नंबर एसएम एफएम में डाले थे मैंने, तो वही था। तो इस तरीके से ना हम लोग एक पेपर आपको दे देंगे। देखो आप हमारे पास क्यों आए हो, हम पे भरोसा है तभी तो, नहीं तो आप घर पे पढ़ लेते। तो कुछ लोग उस पेपर को ले जाकर डस्टबिन में डाल देंगे, मुझे मालूम है, लेकिन आप में से 10 बच्चा भी उसको फॉलो करेगा ना सर, टॉपर चलता रहेगा। हमें मालूम है 91 लोगों को लगे यार क्या टॉर्चर कर रहे हैं। सर बिना टॉर्चर के थोड़ी होता है। जाके देखो जो लड़कियां बॉक्सिंग करती हैं, क्या टॉर्चर होता है? सवेरे 4 बजे उठो, ग्राउंड में पहुंचो, कहां टॉर्चर नहीं है? कंफर्ट जोन में आके तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपकी 8:30 की क्लास नहीं होती, हम कितने बजे सो के उठते? तो एक डिसिप्लिन, तो उस टॉर्चर को हम दूसरी भाषा में डिसिप्लिन कहते हैं। तो एक रीजनेबल मार्कशीट आपको दी जाएगी। आप अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो ना बेटा, फिर तो सिंगल दे दो, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो तो दोनों ग्रुप का ऑब्जेक्टिव यही है, गो फॉर रैंक। नहीं आए अलग बात है, कोशिश तो करें, है ना? तो मंडे ट्यूसडे तक हम लोग आपको शेयर कर देंगे, जहां भी आपका स्टडी टेबल है वहां पेस्ट करिए, उसके लिए काम करना है, ठीक है? बताइए, तो अब 460 लिख देने से ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। मई 2024 में देखो मेरे साथ ना बहुत सारे बच्चों की ट्यूनिंग नहीं बनती, मैं बहुत ही रूड किस्म का इंसान हूं, आप लोगों ने देख लिया होगा। मेरे साथ सिर्फ वही बच्चे जुड़ते हैं जो आग पे चल सकते हैं। आप अगर 24 घंटे का मेरा शेड्यूल देख लोगे ना, कहोगे यार मुझे सीए नहीं करना।
और ये शेड्यूल मैं खुद इंजॉय करता हूं। भगवान ना जिंदगी में आपको अपॉर्चुनिटी बहुत नहीं देगा, और जब देना तो दिन रात मत देखना। आज आपको पढ़ने का मौका मिला, हो सकता है 4 साल बाद ना मिले, तो आज मिला है ना, तो इसको दोनों हाथ से ले लो। कल मैं 3 क्लास करा के मेरे पास क्लाइंट का फोन आया कि मेरा 2 करोड़ 80 लाख रुपए का रिफंड है, और वहां जो ऑफिसर है तुम उसको जानते हो पिछले 8 साल से, और तुम्हारे बॉस ने ये बोला है कि तुम ही करा सकते हो, मेरे साथ चलो। मैं चाहता तो बोल देता, मैं क्योंकि मेरा वो क्लाइंट नहीं था, किसी का रेफरल था। मैं चाहता तो क्या बोल देता, नहीं जाऊंगा, लेकिन अंदर का प्रोफेशनल अलाउ नहीं करता। मैं फिर यहां से भागा, उसका काम करवाया, फिर घर आया। कोई पैसे नहीं लिए मैंने उनसे। मैंने कहा कोई बात। रात को 10 बजे उसका फोन आया कि सर आप हमारे यहाँ का इंटरनल ऑडिट का टीम बना दो, आपसे 1 घंटे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा सर, उसके बेसिस पे आपको काम मिलेगा। लेकिन सोचा आप आलस कर लेते तो होता ना। टॉपर्स के टीचर कहते सर आप अच्छा खासा कमा रहे हो, क्यों करते हो ऐसा? मैंने कहा क्लास में मेरी आवाज सुनी है, कॉन्फिडेंस देखा है, ये कॉन्फिडेंस के लिए मुझे करना पड़ता है। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस में रहना है कि ठीक है आज टॉपर्स में काम कर रहे हैं, कल टॉपर्स मना कर देगा, हाथ नहीं जोड़ने जाएंगे किसी के आगे, अपना बैकअप इतना तैयार करके रखो। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप, कोई बीकॉम पास थोड़ी ना हो। तो आज अगर मौका मिला है ना आपको, तो उसको लूट लीजिए, समेट लीजिए। कल मौका नहीं मिलेगा आपको, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, फुल टॉस बार बार नहीं मिलेगा। अगर फुल टॉस आया छक्का मार लो, है ना। जैसे आखिरी बॉल पे कल मारा था WPL में, ये देखते मैच, देखो मैं मैच भी देख लेता हूं। WPL में लास्ट बॉल पे मुंबई इंडियंस को 1 बॉल पे 6 रन चाहिए थे। एक बंदी आई 5वें 6ठे डाउन में, और जो बॉलर है स्पिनर, वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर, शायद टॉप 2 या 3 रैंकिंग है कैप्सी, उसकी रैंकिंग है, उसकी बॉल पे छक्का मार दिया भाई साहब। तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर आप मिल रहे हैं तो इसका फायदा उठा दो। आप दुनिया के 8% लोगों में से हो जिनको पढ़ने का, 12th बाद पढ़ने का मौका मिलता है। दुनिया में सिर्फ 8% यूथ ऐसा है जिसको ग्रेजुएशन करने का हक मिलता है, और अगर आपको मिला है तो उसका फायदा उठा लो। तो बताइए ऐसे ही थोड़ी आ जाएंगे 460 लिख के, है ना, या हाथ पे टेपे बनवा ले? नहीं सर, उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। किसी भी काम को इफेक्टिव तरीके से करने के लिए हमें प्लानिंग करनी होगी। बताइए एक क्वालिटी ऑडिट के लिए भी तो हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। प्लानिंग में क्या क्या करें, कैसे करें, 300 बताएगा, 300 बात करेगा प्लानिंग। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जाएंगे तो आप प्रॉपर प्लानिंग करके जाएं, प्रॉपर प्लानिंग करके जाएं, डुप्लीकेशन ना हो जाए। पता लगे एक ही बंदा कैश देख रहा है, दूसरा बंदा भी कैश ही देख रहा है, सबके काम डिफाइन हो। टीम, अब देखिए समझ, मेंटली स्ट्रांग होना है। पहले हम टीम खिलाते हैं, जैसे मान लो अभी टेस्ट मैच चल रहा है, देखा है कभी अच्छा बॉलर भी बाहर बैठता है क्योंकि पिच स्पिनर की है, और अगर बढ़िया स्पिनर है कई बार अश्विन को भी बाहर बैठना पड़ता है अगर पिच फास्ट है तो सिचुएशन के हिसाब से ना टीम बनाना होता है। तो आप चाहे फर्स्ट रैंक होल्डर ही सीए इंटर के क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको रियल एस्टेट का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, आपने आज तक कोई रियल एस्टेट का ऑडिट नहीं किया, तो मैं रियल एस्टेट के ऑडिट पे आपको लेके नहीं जाऊंगा। तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमें वहां प्लान करके ऑडिट परफॉर्म करना है। कौन टीम में जाएगा एंगेजमेंट पार्टनर डिसाइड करेगा, क्योंकि ऑडिट बैलेंस शीट उसको साइन करना है। टीम कैसी होनी चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए, कुछ नए होने चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो सब तय करता है। कौन क्या करेगा, कब करेगा, कितने टाइम में खत्म करेगा, ये प्रॉपर प्लानिंग होके जाता है। बताइए क्यों? क्योंकि ऑडिट इज अ टाइम बाउंड जॉब। अगर ये एंडलेस जॉब होता तो कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये तो टाइम बाउंड है। आपको 3 महीने 4 महीने में ऑडिट रिपोर्ट देनी है, तो आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे तो कैसे खत्म करोगे? सीए इंटर बहुत आसान होता अगर ये 18 महीने के बाद पेपर होता, 2 साल के बाद होता, बड़े आराम से पढ़ लेते आप। लड़ाई तो यह है कि 8 महीने में पढ़ के पेपर निकालो। तो बताइए अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो ऑडिट भी एक क्वालिटी जॉब है, तो उसके लिए हमको क्या करना है? प्लानिंग। तो सीए लोगों ने कहा प्लानिंग में क्या क्या, इंस्टीट्यूट ने कहा मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको प्लानिंग में क्या क्या करना है। समझ में आ रहा है कि सारी चीजों में क्यों पढ़नी है? हमारे लिए ये इक्विपमेंट्स है, हमारे ऑडिट के इक्विपमेंट्स हैं, हमें इन्हीं के हिसाब से ऑडिट परफॉर्म करना है। आता समझ में? सबसे खतरनाक स्टैंडर्ड 315,
इससे 315, 315, ठीक है ना। ये आपको याद करने में बड़ी दिक्कत आएगी, बड़ा लंबा नाम है। आइडेंटिफाइंग एंड assessing the risk of material misstatement, identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity, and its environment. आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग। अब इसको लिख लो, फिर मैं याद करना सिखाता हूं कैसे। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, आइडेंटिफाइंग एंड, हम ना देखिए रिस्क है ना, रिस्क किस चीज का? जिंदगी में ना कभी भी किसी के लिए भी सिग्निफिकेंट बनना, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती। तुम्हारे दोस्त का बर्थडे था ना, सबको पार्टी देने ले गया ना, तुमको छोड़ गया, तुम इनसिग्निफिकेंट थे उसके लिए। अगर सिग्निफिकेंट होते तो आपको लेके जाता। प्रोफेशनल लाइफ में आपको समझाना मेरा काम है। अभी आप सीए के, अगर मैं सपने नहीं बेचूंगा तो आप अचीव कैसे करोगे? एक ईमेल गया किसी के पास, मैं वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर 1 लॉ फर्म की बात कर रहा हूं। एक एम्प्लॉई एक मेल करता है अपने बॉस को कि सर मैं नेक्स्ट मंथ से कंटिन्यू नहीं करूंगा इस फर्म में, मेरा ये रिजिग्नेशन है, मैं कहीं और काम करूंगा या अपनी प्रैक्टिस करूंगा। बॉस उस टाइम सिंगापुर में बैठा है, वो ईमेल पढ़ता है और सिंगापुर में वो 15 डेज के लिए अपने प्राइवेट ट्रिप पे गया हुआ है, लेकिन मेल पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट फ्लाइट होती है उससे इंडिया वापस आता है। उस एम्प्लॉय को बुलाता है और कहता है बेटा चेक साइन कर दिया है, जो अमाउंट भरना है भर ले। जिस इंसान के साथ मैंने 7 साल काम किया है उसकी घटना है। हमारे नाम नहीं लेना चाहिए, पता नहीं कौन कौन कहां कहां देख रहा है। साइन करता है, ठीक है कि ये मैं, और ये वो बंदा है। देखिए आपके एजुकेशन में कितना बड़ा पावर है। एजुकेशन से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि यहां सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। आप क्रिकेट खेल लेते, सक्सेस रेट कितना कम है। हाँ, अगर कामयाब हो गए तो बहुत कमा लोगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी कम है। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी एजुकेशन में है, इसलिए अधिकतर लोग पढ़ते हैं। इस बात को समझ लो आप। हो सकता है हम पढ़ के अंबानी ना बन पाए, लेकिन इतना जरूर कर लेंगे कि हम अपनी लाइफ अच्छे से काट लें। लेकिन अंबानी कितने लोग बनते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी देख लो। तो एजुकेशन में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा लोग एजुकेशन में है। तो उन्होंने चेक साइन किया, हमारी फर्म की बात है। और उस एम्प्लॉय ने कहा नहीं सर, एक बार डिसाइड कर लिया कि छोड़ना है तो छोड़ना है। ये लड़का जिसके बारे में बता रहा हूं, ये उड़ीसा का एक बंदा जो इंटरव्यू देने भी चप्पल पहन के आया था। मुझे लगा वाह। 1 महीने के बाद मैंने भी बॉस को जाके बोला कि सर मैं प्लानिंग कर रहा हूं, मैं छोड़ दूं। पता है क्या बोला उसने? कब छोड़ रहे हो? ये एग्जांपल दिया मैंने, ठीक। तो याद रखिए, उसके लिए इतनी पैरवी हो रही है, सर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिग्निफिकेंट है। इसको हम लोग कहते हैं की मैन। वो ऑर्गेनाइजेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो किसी के जीवन में या किसी के ऑफिस में जब भी रहना, सिग्निफिकेंट बन के रहना। इनसिग्निफिकेंट चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। बात समझ में आ जाए तो दुनिया में इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती जो मैंने अभी आपको बताया। घर में नहीं कमाओगे ना, वही मां बाप आपको परिताड़ित करना शुरू कर देंगे। चाहे मां बाप हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सर दुनिया उसी को इज्जत करती है जो सिग्निफिकेंट है, ठीक। तो देखिए ऑडिट में भी ना जो हम मिस स्टेटमेंट निकालेंगे, मिस स्टेटमेंट किसको कहते हैं? मिस स्टेटमेंट गलतियां। छोटी मोटी गलतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें छोटी मोटी गलतियों पे ध्यान नहीं देना। हमें मटेरियल, व्हाट इज मटेरियल, जो सिग्निफिकेंट है
तो एक काम करना है, देखिए मैंने क्या कहा था कि आप ऑडिट पे जाओगे 1 मार्च से, है ना, लेकिन आपका एंगेजमेंट पार्टनर 10 दिन पहले ही चला जाएगा, बताया था मैंने। वो वहां ना आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई का मतलब, जैसे मान लो आप रोड पे जा रहे हो, सामने आपको गड्ढा दिखा, गड्ढा आपने आइडेंटिफाई किया, फिर आप उसको असेस करते हो, क्या मैं कूद सकता हूं। असेस मतलब, आइडेंटिफाई मतलब आपको कुछ मिस स्टेटमेंट मिला, अब आप उसको असेस कर रहे हो, सोच रहे हो कि क्या ये किस लेवल का रिस्क होगा। तो आपने देखा छोटा सा गड्ढा है, जंप कर दूंगा, लेकिन बहुत बड़ा दिखाई दिया तो साइड से जाऊंगा। तो हम भी ना ऑडिट शुरू करने से पहले अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर रिस्क ज्यादा है मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, और अगर रिस्क कम है तो कम काम करना पड़ेगा। तो हम ऑडिट करने से पहले ना क्लाइंट के बिजनेस को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी और इन्वायरमेंट, वहां कौन से लोग काम करते हैं, मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है, चोर मैनेजमेंट तो नहीं है, इनकी रेपुटेशन क्या है, कंपनी करती क्या है, इसका गोल क्या है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आपका गोल क्या है, आप कहोगे सर पैसे कमाना, यकीन मानिए रिस्क ज्यादा है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो हम शुरू के 10-15 दिन ऑडिट स्टार्ट करने से पहले उनके बिजनेस को समझते हैं, उनके लोगों को समझते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं कि उसमें कितना मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, और इसके बेसिस पे हम अपना रिस्पॉन्स तैयार करते हैं। बताइए, सीए करने आए हो? किसने कहा सीए करने के लिए? दिल कहता है, दिल तो महसूस करता है। अच्छा, इनके दिल ने कहा, बड़ा दगाबाज दिल है तुम्हारा, सीए करवा रहे हो, बताओ। चलिए, तो किसी से तो पूछा होगा ना, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस तो करना चाहिए था। अगर आपने इससे 315 किया होता ना, तो आप चेहरे मुरझाए हुए नहीं होते। जब आग से खेलने आए हैं, और जिस दिन खेलने आए थे हमें मालूम था हम आग से खेल रहे हैं, तो फिर आज डर कैसा? ये रास्ता हमने ही चुना, और इस रास्ते के बारे में हमें पहले से ही मालूम था। तो किसी भी काम को करने से पहले ना वो काम है क्या उसको समझ लें, इससे पहले कि वापसी आना पड़ जाए। ठीक है, तो बताइए, तुम लोगों ने तो भाई नहीं पूछा, हमने तो पूछा था, सबने पूछा, झूठ बोल रहे हो तुम। देखो, थोड़ी बहुत इंक्वायरी तो की होगी ना। अधिकतर लोगों ने क्या बोला? होता नहीं है बेटा, मोबाइल साइलेंट रख लो। होता नहीं है, पूरा लक्ष्मी नगर घूम लो, करने वाले बहुत मिलेंगे, बनने वाले कम मिलेंगे। तुमने कहा यही तो चाहिए मुझे, जो कम बने वही तो करना है। यहां रिस्क कहां है? रिस्क तो बीकॉम में है, सारे हो जाते हैं। जहां रिजल्ट 9% आता है सर, वहां तो कोई रिस्क ही नहीं है। उल्टा सोचो ना थोड़ा। तो देखिए, आप सीए में सबसे पहले अपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया आपने। बाप रे, पूरे पीजी में एक मैं ही हूं जो दूसरी अटेम्प्ट नहीं दे रहा है, पहली बार, बाकी तो दूसरी बार दे रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, नेगेटिव एनर्जी है वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका पहली बार में हो जाए। ठीक, आपके जो दुश्मन है वो दूसरी दुनिया से नहीं आए, तुम्हारे साथ में जो बैठा है वही है जो नेगेटिव एनर्जी आपको दे रहा है। ठीक, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग। 2 लड़कियां यहां बैठा करती थी, नाम नहीं बताऊंगा। अभी मैं कुछ बच्चों को ना बोलता हूं कि जब मैं ट्रेवल कर रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं, तो मेरे को फोन करके क्वेरी पूछ लेना आप लोग, क्योंकि वो सबसे खाली टाइम होता है। तो 2 लड़कियां यहां बैठती थी, उसमें से एक का फोन आया कि सर, दूसरी वाली का नाम लेके मेरे से ना कल रात को टाइम टेबल मांग रही थी। मैंने भी उल्टा सीधा बता दिया, सर कोई किसी का नहीं है। दोनों मेड फॉर ईच अदर थे। मैंने उन क्लास में बोल रहा मेड फॉर ईच अदर, लेकिन अब सब अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक ने दूसरी से पूछा, भाई अपना शेड्यूल दे दे मेरे को। उसने कहा सर मैंने उल्टा सीधा बता दिया। मैंने कहा सुन, उसको अभी फोन कर और बोल के मैंने गलत बताया है। अगर नहीं बताना तो मत बताओ, किसी को मिसगाइड मत करो। और याद रखो, किसी को शेड्यूल बना देने से ना वो हीरो नहीं हो जाता। उसके नसीब में लिखा होगा टॉप करना, वो टॉप करेगी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे चाहने से एक पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है ना। तो ये नहीं कि आप किसी को गलत बताओ, लेकिन देखो, सोचो माइंडसेट। तो देखिए, आइडेंटिफाइंग एंड, और लड़कियों में ज्यादा होता है यार, हमने इतने बच्चे पढ़ाया, मैंने नहीं, तुम लोग सर्टिफिकेट मत दो मुझे पता है। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ, तो बताइए सीए करने आए हो? आइडेंटिफाई करो रिस्क को, यहां सिर्फ 10 पॉइंट बच्चे पास होते हैं। फिर अपने आप से पूछो, असेस करो, रात को बैठो कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। अगर कर पाऊंगा तो फिर आगे बढ़ जाओ, लेकिन कर पाऊंगा इसके लिए मुझे 12-14 घंटे की पढ़ाई करनी होगी।
या तो पूरी जिंदगी 12-14 घंटे लेबर कर लें, या 3 साल 12-14 घंटे काम कर लें और फिर उसके बाद अच्छी लाइफ जिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो 12-14 घंटे की पढ़ाई 3 साल, या फिर अगर ये 3 साल पढ़ाई, कौन नहीं पढ़ रहा यार? क्या जो साइंस पढ़ रहे हैं, मेडिकल में नहीं पढ़ रहे, इंजीनियरिंग वाला नहीं पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है? या तो हम अंबानी के घर में पैदा हुए होते है, नसीब ही खराब है अपना। तो इसीलिए हमारा नसीब खराब है, तो बेटा अपना नसीब बनाना पड़ेगा आपको। ठीक, तो देखिए 315 में क्या करोगे? ऑडिट स्टार्ट करने से पहले क्या पानी में कूद जाऊं या देखो कितना गहरा है? अगर गहरा है तो मुझे कितना तैरना आता है, मेरी सांस कितनी है, वहां से मैं वापस आ सकता हूं कि नहीं आ सकता, ये मुझे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। पता लगे पानी में कूद गए, कोई हीरो नहीं है बचाने आएगा। तो आइडेंटिफाइंग एंड पहले क्या करोगे? आइडेंटिफाई करना, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको असेस करना, छोटा रिस्क है या बड़ा रिस्क है। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ, और ये कैसे करना? आपको अभी ऑडिट नहीं करना, आपको उसके बिजनेस को समझ के, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरमेंट। बताइए क्या ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया आपने? एक्सेप्ट कर लिया? 210 रेडी, 315 कर लो। क्लाइंट के बिजनेस को समझो, उनके लोगों से मीटिंग करो, उनका बैकग्राउंड देखो, वहां से ना आपको रिस्क समझ में आएगा और उस रिस्क के बेसिस पे आप रिस्पॉन्स तैयार करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए, इससे 320 कहता है 320 कहता है कि देखिए आपको ऑडिट में ना सिर्फ मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यूज करना है। मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट, इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट। कुछ नए नए शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी मतलब सिग्निफिकेंट। आप जब भी प्लानिंग करोगे या ऑडिट परफॉर्म करोगे, देखो ऑडिट के ना 3 स्टेज होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। प्लानिंग स्टेज, परफॉर्मेंस स्टेज और रिपोर्टिंग स्टेज। ऑडिट परफॉर्म करने से पहले प्लान करोगे, प्लानिंग हो जाएगी तो परफॉर्म करोगे, और लास्ट में हमें रिपोर्ट देना है। ये 3 स्टेज होते हैं ऑडिट के, प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग। इन तीनों ही स्टेज पे आपको मटेरियलिटी देखनी है। यहां लिख दिया परफॉर्मिंग, हम आगे पढ़ेंगे कि हमें हमेशा किसकी बात करनी है? मटेरियलिटी। व्हाट इज मटेरियलिटी? जो सिग्निफिकेंट है। देखिए आपको उस मिस स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देना जिससे यूजर के डिसीजन पे कोई फर्क ना पड़े। क्या मटेरियल है? मान लीजिए इस क्लास में कोई भी नहीं आता तो तुम्हें फर्क पड़ता है क्या? तुम्हारे लिए सब मटेरियल हैं, लेकिन आज वो नहीं आया जिसको आंखें तलाश रही हैं, वो मटेरियल है। और भाई मैं किसी का स्टैंड बाय नहीं हो सकता सर। आई एम नॉट योर सेकंड चॉइस। जिंदगी में यही तो लड़ाई है। देयर इज नो सेकंड प्लेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में एक ही जगह होती है और पहली होती है। तो दिल में जगह देना तो पहली जगह देना, कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है ना? ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए। दुनिया में सेकंड प्लेस कोई नहीं होता सर। कौन कह रहा है कि इंडिया सेकंड पोजीशन पे थी वर्ल्ड कप में? सर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता है, वही नंबर 1 है, दैट्स इट। बाकी तो कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है? तो देखिए आप जब ऑडिट पे जाओगे ना तो ध्यान रखिएगा, इन मटेरियल चीजों को नहीं ध्यान रखना। मटेरियल जो सिग्निफिकेंट है, बताइए कौन सिग्निफिकेंट है? जो यूजर के डिसीजन को बदल दे, वो इंफॉर्मेशन, बोलो, जो यूजर के डिसीजन को बदलने की ताकत रखती हो, वही मटेरियल है, वही मटेरियल है। तो याद रखें। हां, तो आप जब ऑडिट पे जाएंगे तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान ना दें, मटेरियल चीजों पे ध्यान दें। तो 320 बात सिखाएगा आपको कि मटेरियलिटी कैसे डिसाइड करते हैं। एक दिन एक बच्चा मेरे को ब्रेक में बोला कि सर मुझे कुछ खाना है, कुछ खिला दो। आप क्लास में बोलते हो खिला दो तो वो नहीं। लकीली उसके बाद, अब जैसे आज 12:30 बज रहे, 12:30 के बाद मेरी कोई क्लास नहीं है, 2:30 बजे तक, ठीक है? तो मैं कुछ अपना काम करूंगा। उस टाइम कोई बच्चा आके बोले सर कुछ खा के आते हैं, तो मैं बिल्कुल ही जाऊंगा, प्रोवाइडेड उस बच्चे की क्लास ना हो। ऐसा भी नहीं है कि तुम क्लास उड़ा के ले जाओ, मैं नहीं, ऐसा तो नहीं करूंगा मैं। तो उसने कहा सर कुछ खाने का मन कर रहा है। उस दिन मुझे भी बिरयानी खाने का मन कर रहा था। मैंने कहा चल पंडारा रोड चलते हैं, और हम गुलाटी चले गए। अब एक बच्चे के लिए गुलाटी तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो हमने बिरयानी खाया, 22-23 रुपए का हमारा बिल आ गया।
वो रास्ते पर बड़ा गिल्टी फील करता हुआ आया होगा कि अरे यार मेरे चक्कर में सर के पैसे खर्च हो गए। उसने रात को मैसेज किया, सॉरी सर, मैंने तो ऐसी मजाक में बोला था। मैंने कहा तो क्या हो गया, तो क्यों सोच रहा है? तो सर आपके 2200 रुपए खर्च हो गए। मैंने कोई बात नहीं, मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट है। 2200 रुपया तेरे लिए मटेरियल होगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो अगले दिन ना मेरे लिए 50 रुपए का कुछ खिला देना, तेरे लिए 50 रुपया मटेरियल है, तू कमा नहीं रहा है, मैं तो कमा रहा हूं। तो छोटी एंटिटी के लिए छोटा अमाउंट मटेरियल होगा, लेकिन बड़ी में जाओगे तो बड़ी होगा। कैसे मेटेरियल सेट करें, ये हम लोग 320 में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ऑडिट किसका करना है? मटेरियल चीजों का, इमटेरियल का नहीं। क्या फर्क पड़ता है यार? रिलायंस में 2 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया, 1 लाख रुपए का एरर हो, क्या फर्क पड़ता है यार? तो हम 320 में क्या पढ़ेंगे? मटेरियल। आ रहा है समझ में? इस सीरीज का आखिरी स्टैंडर्ड 300 में 3-4 ही पढ़ने हम लोगों को। इससे 330 अनुष्का शर्मा है, ये 315 विराट कोहली हैं और 323, चलिए 315 में बेटा आपने क्या आइडेंटिफाई किया था? और 330 में उस रिस्क का हम रिस्पॉन्स देंगे। यहां पे आएगा रिस्पॉन्स टू, रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क, असेस्ड रिस्क, रिस्पॉन्सेज टू। बताइए क्या आपने कोई रिस्क असेस किया था 315 में? चलिए फाउंडेशन में देखो, मैं किसी बच्चे से नहीं पूछता, तुमने देखा होगा आज तक मुझे नहीं मालूम कि क्लास में 300 से ऊपर, विद्या पे हाथ रखकर समझा के बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता इस क्लास में 300 से ऊपर किस बच्चे के नंबर आए, और ना ही मैं उसका नाम जानता हूं। अगर मैं जान जाऊंगा ना, शायद हो सकता है मैं बायस हो जाऊं, और अगर मैं दिल से किसी बच्चे का नंबर जानना चाहता हूं तो जिसके 200 आए हैं उनके जानना चाहता हूं। हो सकता है 300 वाला तो थोड़ा मेहनत करके पास हो जाए। मेरी अचीवमेंट यह है कि मैं 200 वाले बच्चे को 300 के क्लब में लेके जाऊं। ठीक है, मैं हाथ मत खड़ा करो, देखो प्लीज। मुझे एक तो अपनी फीस मत बताना और ना अपने नंबर बताना, मेरे लिए हर बच्चा बराबर है ना। फीस में भी दिमाग में ना आने लगता है, कोई बोल दे मैं फ्री में पढ़ के आया हूं और यहां बैठा हूं, जाओ पीछे बैठो। तो टीचर को 2 चीजें नहीं पता होनी चाहिए। तो देखिए रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, देखिए ध्यान से, तो आपने जो रिस्क असेस किया ना उसका रिस्पॉन्स, तो देखिए मैं क्या एग्जांपल दे रहा था। हाँ, तो कुछ बच्चों के 300 से ऊपर नंबर आए ना, पूछ लेते हैं एक आधे लोगों से, है ना, किसके 300 से ऊपर आए भाई? 1 2, और कोई 300 से ऊपर वाला? चलो खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? कितने नंबर आए? 101, 301। सबसे कम किसमें आए? लॉ में। बैठ जाइए। इस क्लास में मैक्सिमम बच्चों के लॉ में कम नंबर आए होंगे। तो फाउंडेशन में ना आपने एक रिस्क को आइडेंटिफाई किया कि लॉ इंटर में भी है, थ्योरी पेपर इंटर में भी है, और वहां पे रिस्क है, आइडेंटिफाई किया। लेकिन आज आके उसके लिए आप क्या रिस्पॉन्स तैयार कर रहे हो? क्योंकि आपने अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया है। 5 साल से सरकारी स्कूल के बच्चे या जो अच्छे पब्लिक स्कूल से पढ़ के नहीं आए हैं, उनकी एक ही लाइन है, मेरी इंग्लिश वीक है। अरे तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया? जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं रेडी करोगे, प्रॉब्लम्स तो वही रहेंगी। बोलो। तो आपके लॉ में फिर कम नंबर आएंगे, इंटर में, ऑडिट में कम नंबर आएंगे, अगर हम उसके लिए कोई रिस्पॉन्स तैयार नहीं करते। घर जाके रोज अकाउंट्स के कितने पेज भरते हो? 4 या 5? एक लॉ का भी तो भरो ना। जबकि आप एक्सपोज हो, आपको मालूम है सबसे कम नंबर वही आने हैं, लेकिन देखो हम, और जब मैं लॉ बोल रहा हूं तो मैं सारे थ्योरी पेपर को बोल रहा हूं, मैं एसएम भी बोल रहा हूं साथ में और ऑडिट भी बोल रहा हूं। ठीक है, तो बताइए, रिस्क है वहां रिस्पॉन्स है, जहां रिस्क है वो वहां रिस्पॉन्स है, जहां विराट कोहली है वहां। तो 315 में हम विराट कोहली से मिलेंगे, जहां रिस्क को हम आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे, और उसका रिस्पॉन्स 330। बताइए, रिस्क ज्यादा है तो ऑडिट ज्यादा करेंगे, और रिस्क कम है तो ऑडिट कम करेंगे। तो 330 रिस्पॉन्स बताएगा उस रिस्क का। आधा बड़ा समझ में? 300 के सीरीज में इतना ही पढ़ना है आपको, और 400 की सीरीज में एक पढ़ना है, तो मैं यही लिख देता हूं उसको, है ना, 450, इससे 450। ये पहली बार आएगा आपके सिलेबस में, मतलब मई 2024 से नए सिलेबस के अंदर।
evaluation of misstatement, evaluation of misstatements identified during the audit. ड्यूरिंग द ऑडिट, अगर ड्यूरिंग द ऑडिट आपको कुछ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुए हैं तो उसको इवेल्युएट करना है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है 450 आपको बताएगा। इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, 400 की सीरीज में आपको सिंगल स्टैंडर्ड 450 पढ़ना है। बताइए, क्या आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे थे? वहां कुछ मिस स्टेटमेंट मिला, उसको इवेल्युएट करना, उसको किस तरीके से हमें रिस्पॉन्स देना है, वहां पे कौन सिखाएगा? 450 सिखाएगा।